Good morning student, welcome to chemistry class. In today class we will continue reaction intermediate. In yesterday class we saw the free radicals, what are their order of, what are their structure, how they are stable or unstable, how much they are reactive or unreactive. Now in today class student we will see the carbocation. Next our topic is carbocation. Okay, carbocation. Carbocation, it is produced by heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage. Okay, these are नेक्स्ट लाइन से हम लोग देखते हैं. दीज आर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग species and in कार्बो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से लेते हैं. इन कार्बोकैटायन कार्बन has 6 electron. How much? 6 electron. Carbon is positively charged, and sp2 hybridized. Shape of carbon is pyramidal. ओके, तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन कार्बोकैटायन के बारे में. इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे. कुछ जैसे कार्बन है, ये कार्बन का बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गए. ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बच जाता है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, और इस कार्बन के ऊपर हो गया. तो एक तरह से पिरामिडल या प्लैनर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. प्लैनर स्ट्रक्चर, ठीक है, पिरामिडल या प्लैनर स्ट्रक्चर. दिस वन इज द एम. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से प्रोड्यूस होते हैं. हम सभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ हैं. इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है. कार्बोकैटायन में कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज CH पॉजिटिवली चार्ज, और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। शेप यहाँ पे पिरामिडल या प्लेनर कह सकते हैं। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ये क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये ऑल अबाउट हो गया कार्बोकैटायन के बारे में। अब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे कार्बोकैटायन की, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें जो टर्सरी कार्बोनियम आयन होता है, टर्सरी कार्बोनियम आयन, ओके, टर्सरी। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पहले टर्सरी कार्बोनियम आयन से पहले एक चीज़ लिख देते हैं। ग्रेटर द इलेक्ट्रिकल हिंड्रेंस और ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस greater will be stability, greater will be stability। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल हिंड्रेंस होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। जैसे सड़क पे जितने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर बने होंगे उतनी गाड़ियाँ क्या है? धीमे धीमे चलेंगी, स्पीड कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे। वैसे यहाँ पे ये चूँकि इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान बनते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब बनते हैं तो इनसे जो है कि रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट आकर के बनता है, रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट इससे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो जाके प्रोडक्ट बन जाता है। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा अटैकिंग रिएजेंट जो है कि लेट से पहुँचेंगे, नहीं भी पहुँच सकते हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये C6H5C+ है, ये मोर स्टेबल है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और C6H5 होल ट्वाइस CH+ है, और ये मोर स्टेबल है CH3 होल थ्राइस C+ से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे C6H5CH2, ठीक है। तो एक तरह से ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी टर्सरी है, और ये टर्सरी, सेकेंडरी, फिर ये टर्सरी कार्बोनियम आयन है, ये फेनिल कार्बोनियम आयन है, और ये मेथिल कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद आएगा CH3 होल ट्वाइस C+, इसके बाद आएगा CH3+ ले लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। बस हमें ध्यान में क्या रखना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे कितने ज़्यादा हिंड्रेंस है,
रुकावट कितना ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये हमारा कार्बोनियम आयन है, सपोज ये कार्बोनियम आयन है, यहाँ पे C6H5 लगा है एक, ये C6H5 लगा है, यहाँ पे C6H5 लगा है। तो अब यहाँ पे बैक साइड से तो कोई अटैक होना नहीं रहा है, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा फ्रंट साइड से होगा, फ्रंट साइड से भी होगा तो ये और ये दोनों रुकावट पैदा करेंगे, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में हम जो है कि CH3 को लें, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो इस केस में क्या है कि हिंड्रेंस बहुत कम है, क्योंकि ये छोटे छोटे एटम है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल है, इस वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी। ये लार्ज है तो ये क्या है, हिंड्रेंस ज़्यादा करेंगे। तो जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है, जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो कोई भी कंपाउंड अगर हमें मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं, तो हमें बस यही ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा हिंड्रेंस है। जितना ज़्यादा कार्बन, पॉजिटिव कार्बन के अबाउट हिंड्रेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बन आयन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन आयन। अभी हमने पॉजिटिव आयन देखा था, इसी कार्बोकैटायन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, याद रखना। कार्बोकैटायन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन इज आल्सो नोन एज कार्बन आयन। ओके, नाउ हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोन आयन, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय, it is also produced by it is also produced by heterolytic cleavage, ओके। ये भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ए और बी दो हमारे पास ऐसे हैं, जो इसमें बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ऐसे ही कार्बन CH3H अगर यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे एक प्लस और B माइनस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH3 प्लस बन जाएगा और सॉरी CH3 माइनस बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कि यहाँ पे कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन कार्बन आयन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कार्बन आयन बोलेंगे, कार्बन आयन, ठीक है। ये हमारा कार्बन आयन बन गया, ओके। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन में क्लीवेज हेटेरोलिटिक हो रहा है, वो ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन कंपाउंड में अगर देखेंगे, सपोज ये मीथेन है तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका जो शेप है, यहाँ पे हम जो शेप देखेंगे वो शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, मगर शेप क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, या कह सकते हैं प्लेनर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन सॉरी। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टेबिलिटी देखेंगे, क्या स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का जो फंडा है लगभग सेम उसी तरह से है, जरा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है थोड़ा,
हम लोग वहाँ पे देखे थे कि इसको इरेज कर लेते हैं पहले। नोट कर लिया इसको, चलिए इसको नोट कर लिया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए हम प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन को ही बस लेते हैं, ज़्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल दैन टर्सरी मोर स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है कार्बन आयन। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ मेथिल कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये बना देते हैं कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस more will be stability, more will be stability, more will be stability, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्बन आयन को भी देख लिया। अब इसके बाद हमारा है कार्बिन्स। क्या है, कार्बिन्स। तो हमने कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है कार्बिन्स। कार्बिन्स और कार्बन फ्री रेडिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो दो लोन पेयर होते हैं। फर्क बस इतना ही है कि हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल में देखते थे कि कार्बन फ्री रेडिकल में बनने से पहले क्या देखा था कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज होने पे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, दीज आर डाइवैलेंट कार्बन स्पीसीज, these are divalent carbon species which have two bond pair electron and two lone pair electron and a lone pair electron. दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होते हैं और दो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम डाइवेलेंट। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वहाँ पे हमें ज़्यादातर मिलेंगे। और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई फोटोलिसिस और पायरोलिसिस। तो इसके बनने का तरीका तो सेम उसी तरह से है जैसे फ्री रेडिकल बनते हैं, बस फर्क यहाँ पे है कि कार्बिन्स में एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये सनलाइट में इसको और हीट करेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक तो टूटेगा CH2 और दूसरा टूटेगा प्लस C डबल बॉन्ड O।
तो हम यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर यहाँ लोन पेयर है। फ़र्क बस कितना था, फ़र्क ये था कि वहाँ पे फोटोलिसिस होता है तो कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ कार्बन के पास कितना है, डबल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कार्बिन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बिन्स क्या हो गए, दीज आर डाईवैलेंट कार्बन स्पीशीज जहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोटोलिसिस करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल में करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो पायरोलिसिस से भी हो सकता है, हीट से भी हो सकता है। हमने एक एग्जांपल देखा कि किस तरह से कार्बन फ्री रेडिकल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे ये लाइट के प्रेजेंस में जब इसको किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है। फिर भी ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, फिर भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसलिए हम इनको जो है कि लीविस एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे ये क्या हो गए, लीविस एसिड हो गए। तो ये हमारा ऑल अबाउट द कार्बन्स हो गया। ठीक है, कार्बन्स की स्टेबिलिटी देखेंगे तो जो हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी के बारे में अगर देख लें थोड़ा सा जल्दी, यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा, स्टेबिलिटी। यहाँ पे CH2, CF2, Cl2 और Br2। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इस ऑर्डर में ये लगे होते हैं। ठीक है, इसको हमें बस मोर स्टेबिलिटी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मोर स्टेबल देन दिस है, ये मोर स्टेबल देन दिस है। तो ये एक तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हिंड्रेंस थोड़ा काज करते हैं। अब यहाँ पे ये मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे कार्बन्स के कई प्रकार होते हैं, तो हमें वो प्रकार 11th के लेवल पे नहीं पढ़ना है। सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 तरह के होते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंगलेट का बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्बन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बस एक चीज़ देखना चाहेंगे कि जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, लीनियर स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसी के अंदर चल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर, और इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ज़रूर जानना है कि इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन हो रहा होता है तो किस साइड में डिस्प्लेस हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत हम लोग कुछ इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो इफ़ेक्ट कंपाउंड के स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, फॉर्मेशन, नॉन फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो हमारे यहाँ पे जो पहला सबसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है, पहला
इंडक्टिव इफेक्ट हमें पढ़ना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हमारा है रेजोनेंस, चौथा हमारा है परपेंडिकुलेशन। ठीक है, ये जो है कि मेन इफेक्ट्स हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास इसमें। ठीक है, मेन हमें रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है। इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट के रूप में भी जानेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट के फॉर्म में भी जानेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन दोनों के बारे में, चारों के बारे में पढ़ेंगे और इनके इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे कि पहले इसको लिखने से पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई एक्स लगा हुआ है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका नतीजा ये होगा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज धीरे धीरे पीछे की ओर कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन पार्शियल चार्ज डेवलप करेगा। इसी तरह से अगर इस कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो Y जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन कार्बन की कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा और ये जो ऑर्डर है पीछे जाकर के धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट सबसे पास वाले कार्बन के पास होता है। ये तो हमने जान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है कोवेलेंट कंपाउंड में। अगर उस कार्बन के साथ कोई मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगता है। जैसे यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होने लगा, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप कर गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया तो मोर यहाँ पे लेस जो है कि करके चार्ज डेवलप करके पार्शियल चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम होगी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि कैसे रिएक्शंस
होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम जान पाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। अभी और बहुत कुछ जानना है हम लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में डिटेल में जाएंगे और इसके इफ़ेक्ट को देखेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। उसका रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से हम स्टेबिलिटी या प्रोडक्ट फार्मेशन में किस तरह से प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।